स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो आपने लेसन पढ़ा है, द लास्ट लेसन के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं, आप इनको एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने सोचा है कि 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लगा के लास्ट चैप्टर तक सारे चैप्टर अपन कवर करेंगे। दूसरी बात, फिर अपन इसके बाद अपन इसमें एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन सभी कुछ कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर हम ग्रामर करेंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी है कि हम इसे पूरा करेंगे। और सिर्फ 12th क्लास का ही नहीं, हम सभी क्लासेस का करेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th। मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, आपके साथी हैं, जो छोटी बड़ी क्लासेस में हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो आइए एंजॉय करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। और मैं टेक्स्ट बाय टेक्स्ट जो है इसको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन आंसर भी समझाऊंगा आपको। और हो सकेगा तो मैं आपको छोटा आंसर समझाऊंगा ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने में आसानी हो। तो ठीक है, आइए एंजॉय करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं HR कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्शीपार, ब्लॉक साइंखड़ा, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर। और विभाग के सभी शिक्षक और सभी अधिकारी चाहते हैं कि यह वीडियो स्कूल में हर एक स्कूल के बच्चे तक पहुँचे ताकि वो एक्स्ट्रा स्टडी कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हमेशा रिज़ल्ट में अव्वल आता है और हमें इसे बनाए रखना है। और यह आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम पढ़ाई चालू करते हैं। क्वेश्चन, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसका हमने समरी और इसका पूरा टेक्स्ट एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आंसर के सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, कुछ फ्रेज टाइप की होती हैं और ये अक्सर परीक्षा में आ जाती हैं। कई बार मैच द कॉलम करने के लिए कि सही जोड़ी बनाई, इस प्रकार से आ सकती है, या फिर फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। ठीक है, जैसे कि इन ग्रेट डील ऑफ, एक वर्ड है इन ग्रेट डील ऑफ। अब इन ग्रेट डील ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? थोड़ा बड़ा कर लें और ठीक, इतना बड़ा। इन ग्रेट डील ऑफ, ड्रीड ऑफ, सॉरी, इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, ये है ड्रीड ऑफ। इसका मतलब है ब्यूटीफुल इन एंटीसिपेशन ऑफ समथिंग, फियरफुल इन सॉरी, चलो ठीक है, इसको जो है मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया ये, यहाँ से फिर से बताता हूँ मैं। तो पढ़ने से पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उनको हमें पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे इसमें दिए गए हैं, इसमें वर्ड दिया है इन ग्रेट ड्रीड ऑफ। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, ड्रीड मतलब होता है डर या भय या भयभीत होना। फियरफुल इन एंटीसिपेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी बात का अन्वेषण करके, किसी बात का अनुमान लगा के फियरफुल हो जाना, किसी बात का अनुमान लगा के फियरफुल हो जाना या डर जाना, भयभीत हो जाना, उसे बोलते हैं इन ग्रेट ड्रीड ऑफ। इन ग्रेट ड्रीड ऑफ मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बाढ़ में उस व्यक्ति को बचाने के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन इन ग्रेट ड्रीड ऑफ मतलब भयभीत, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कहीं ऐसा नहीं आप भी बह जाएंगे। ठीक है, जब आप मौसम देखते हैं और काले बादल देखते हैं या तूफान देखते हैं तो आपको क्या मन में आता है? इन ग्रेट ड्रीड ऑफ। ठीक है, मतलब फियरफुल इन एंटीसिपेशन ऑफ समथिंग, किसी बात का पहले से अन्वेषण करके, अनुमान लगा के हम उसके बारे में डर जाएं। अगला है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन, ये वर्ड है काउंटेड ऑन। टू रिले और ट्रस्ट ऑन समथिंग और समबडी, काउंटेड ऑन। ठीक है, टू रिले और ट्रस्ट ऑन समबडी और समथिंग, किसी भी चीज़ में विश्वास होना, रिले ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि that rely on our language, rely on our rules और rely on constitutions, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। thumbed at the edges, तीसरा है thumbed at the edges। thumbed, thumbed मतलब मुड़ जाना, thumbed। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ये जो पेपर है, ये जो पेपर है ये ऐसे मुड़ जाए, मान लो ये देखो ये पेपर ऐसे मुड़ गया, ये ठीक, ये तो हम ये क्या बोलेंगे? थम्ड एट द एजेस। आपने देखा होगा कि आपकी जो पुरानी किताब है वो इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, फिर आप क्या करते हैं? उनको सीधा करते फिरते हैं, सीधा करते हैं आप ऐसा, फिर सीधा कर देते हैं।
उसका तरीका है कुछ वजन रख दो तो वो सीधा हो जाएगा। थम्ड एट द एजेस, तो क्या हो जाएगा, बोर्न और सोइल्ड एजेस काज्ड बाय फ्रिक्वेंट हैंडलिंग। फ्रिक्वेंट हैंडलिंग मतलब फ्रिक्वेंट मतलब बार बार हैंडलिंग करने से, एक दूसरे के हाथों में आने से या बार बार उपयोग करने से, फ्रिक्वेंट हैंडलिंग के कारण जो है एज थम्ड एट द एजेस मतलब जो है कोनों पर से मुड़ जाती है। आपने देखा होगा नोट भी मुड़ जाते हैं, नोट को भी आप तो सीधा करते फिरते, थम्ड एट द एजेस। इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है एक स्वर में, इन यूनिसन, जैसे कि समथिंग हैपनिंग और बीइंग डन एट द सेम टाइम। समथिंग हैपन और बीइंग डन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कुछ करना। जैसे कि हमने बोला, जैसे कि अक्सर छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो एक लाइन एक बच्चा बोलेगा, बाकी बच्चे पूरी लाइन रिपीट करते हैं उसको। जैसे कि अगर अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ते हैं तो वो बोलेगा ए तो सारे बच्चे चिल्लाएंगे ए, दूसरा बोलेगा बी, सारे बच्चे बोलेंगे बी, तो इसे बोलेंगे यूनिसन। ठीक है, जैसे कि हम तैयार हैं भारत को मजबूत करने के लिए, तो एक साथ सब लोग बोल देते हैं हम तैयार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिसन, मतलब एक वॉइस में, ये यूनिसन। अ ग्रेट बसल, ग्रेट बसल एक वर्ड है, हसल बसल। हसल बसल मतलब होता है एक प्रकार की चहल पहल, चहल पहल या धमा चौकड़ी टाइप जिसे कहें हम, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एन एक्साइटेड एंड ऑफन नोइजी एक्टिविटी और रैपिड एक्टिविटी का मोशन, मतलब भाग दौड़ के कारण या कहीं पर अति उत्साह के कारण इस प्रकार की जो सिचुएशन निर्मित होती है जिसे बोलते हैं चहल पहल। शादी विवाह में अक्सर आपने बहुत चहल पहल देखी होगी। ठीक है, उसके बाद रिप्रोच, रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म एंड डिसअपॉइंटमेंट। रिप्रोच आवर सेल्फ विथ मतलब हम, रिप्रोच आवर सेल्फ मतलब वहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ तक हम पहुँच गए। जैसे हम कहें कि आज हमने जो भूमिगत जल है उसको कितने नीचे पहुँचा दिया, हमने बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए, हमने पानी निकाला, तो आज हमने एनवायरनमेंट को कहाँ पहुँचा दिया बताइए। आज देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके बाद पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, तो ये क्या है, रिप्रोच्ड। ठीक है, मतलब हमने यहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारी गलती थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने मशीनें बना ली, ठीक है, हमने रेफ्रिजरेटर बना लिए, ना जाने कितनी चीज़ें ऐसी बना ली जो बहुत डेंजर हैं। रिप्रोच्ड, तो हम ये कह सकते हैं बी रिप्रोच्ड आवर सेल्फ विथ डेथ, ये भी कह सकते हैं हम कि हम मौत के नज़दीक पहुंच गए हैं और इसे ले जाने का श्रेय किसे है, हमें खुद को। तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, डिसअप्रूवल मतलब असहमति, निंदा, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है दुख। थिंक एज यू रीड द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 7 लिखा है इसमें। चलो ठीक है, हाँ अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे, व्हाट वाज फ्रेंड क्या लिखेंगे, व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल, व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, मतलब उस दिन फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी कि उसे क्या तैयार करना चाहिए। फ्रांज जो है, फ्रांज से क्या उम्मीद की गई थी कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। तो अपन देखते हैं आंसर, दैट डे उस दिन फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल, उस दिन फ्रांज से यह उम्मीद की जा रही थी कि उससे लेसन पूछे जाएंगे पार्टिसिपल के ऊपर। पार्टिसिपल जानते हो आप लोग, पार्टिसिपल कृदंत, ठीक है, पार्टिसिपल जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल कैसे करते हैं, जैसे कि हमने करता है कि मेरे पास टूटी हुई कुर्सी है, तो आई हैव ब्रोकन चेयर, मेरे पास फटा हुआ नोट है, आई हैव टोर्न अ नोट, ये पार्टिसिपल होता है। जैसे हमने कहा क्या आपने रोते हुए बच्चे को देखा, तो हम बोलेंगे हैव यू सीन क्राइंग चिल्ड्रन, क्राइंग चाइल्ड, सॉरी चिल्ड्रन तो बहुत सारे हो जाएंगे, हैव यू सीन क्राइंग चाइल्ड। या हम कहें क्या आपने सजा हुआ घर को देखा, हैव यू सीन डेकोरेटेड होम, ठीक है, इसे पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कल भोपाल जाऊंगा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि आई विल गो टू भोपाल टुमारो,
ये तो है ही है। ये भी कर सकते हैं कि आई गो टू भोपाल टुमारो। अब कहने में देखो कैसा लग रहा है कि ये तो प्रेजेंट का वाक्य है, आई गो टू भोपाल, मैं जाता हूँ, लेकिन जैसे ही टुमारो लगा उसका मतलब ये हो गया कि मैं कल जाऊँगा। समझ में आया? ऐसे सेंटेंस को पार्टिसिपल कहते हैं। चलो फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में फ्रांज ने क्या अनयूजुअल नोटिस किया। अनयूजुअल मतलब होता है समथिंग कुछ अलग, अनयूजुअल असाधारण, ठीक है। यूजुअल होता है सामान्य, अनयूजुअल होता है असामान्य। तो उस दिन फ्रांज ने जो है स्कूल में क्या असामान्य महसूस किया। तो आइए हम पहले पढ़ के देखते हैं। हिंदी तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आप क्या मतलब पढ़ने का। आंसर, दैट डे, देखो वही का वही है, फ्रांज नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ रूटीन कमोशन कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। उस दिन क्या होता है, फ्रांज जो है उसने एब्सेंस ऑफ रूटीन कमोशन, कमोशन मतलब होता है शोर शराबा, कमोशन शोर शराबा। तो उस दिन फ्रांज ने जो नोटिस किया कि जो रोज़मर्रा का जो शोर शराबा होता है वो रूटीन कमोशन जो होता था, काज्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो रोज़ ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क के कारण जो शोर शराबा होता था। पहले ऐसी डेस्क आती थी, ऐसी जैसे हम ऐसे करके ऐसे खोलते थे, बंद करते थे, और फिर उसको उसमें नीचे बैग रख के पुस्तक रख के बैठ जाते थे, ठीक है। जिस पे आप अभी सामने जो पटिया लगा रहता है वो खुलता था पहले, ठीक है। फिर उसने देखा रैपिंग ऑफ, सॉरी रिपीटिंग है ये, रिपीटिंग ऑफ लेसन इन यूनिसन एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल। और उसने क्या देखा कि ये चीज़ उसे दिखी नहीं, कौन सी, रूटीन कमोशन कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने का जो रूटीन कमोशन था, शोर था, वो उसे नहीं मिला, जो कि अक्सर टेबल के खुलने बंद होने से शोर होता था, वो नहीं मिला। दूसरा, रिपीटिंग ऑफ लेसन इन यूनिसन एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल। रिपीटिंग लेसन यूनिसन, एक स्वर में जो लेसन दोहराते थे बच्चे, वो भी उसे सुनाई नहीं दिया, और जो टीचर जो अपनी रूल इस प्रकार से घुमाते थे टेबल के ऊपर, वो भी उसे दिखाई नहीं दिया। द यूजुअल हसल बसल वॉज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंज स्टिलनेस। और रोज़ की जो हसल बसल है, रोज़ की जो उठा पटक है, वो एक स्टिलनेस मतलब स्थिरता ने उसका स्थान ले लिया था, ठीक है। दैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्कूल ऑन ए संडे मॉर्निंग। मतलब स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। स्कूल वाज लुकिंग लाइक अ संडे मॉर्निंग, ठीक है। स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह दिख रहा था। फिर अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, थोड़ी देर के लिए रोक दें क्या? ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। द जनरल पब्लिक, द नोटिफाइड, द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक, मतलब जो है बुलेटिन बोर्ड है वो जनरल, जो साधारण जनता को या जनसाधारण को यह निर्देशित कर रहा था, नोटिफाई कर रहा था कि ऑर्डर बर्लिन से आया है, दैट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर बर्लिन से आया है। इट स्टेटेड दैट, यह कहता है या इसमें कहा जाता है, स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरियन। और वो उसमें कहा गया है कि सिर्फ
जर्मन, ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जानी है। कहाँ पे? अब वाज टू बी टॉट मतलब ये पास्ट में प्रयोग होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो सेंटेंस बना हुआ है वो नरेशन का है, नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है। जब थर्ड पर्सन को ये बात बताई जाती है तो वो नरेशन में चेंज हो जाता है। जर्मन वाज टू बी टॉट, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि अब वहाँ के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में, और विशेष रूप से कहाँ? एल्सास एंड लॉरियन, ठीक है। चलो, तो ये आपको इस प्रकार याद कर लेना है। कितना सिंपल है। द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट ऑन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ कहाँ के? एल्सास एंड लोरियन। बस, बड़ा सिंपल है। चलो, ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड इन स्कूल? व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड इन स्कूल दैट डे? बर्लिन के द्वारा बर्लिन का जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, कॉज्ड इन स्कूल दैट डे, उस स्कूल में क्या हुआ? उसके कारण स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ उस ऑर्डर के कारण? चलो, अपन देख लेते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। आंसर, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्राउट ऑल द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल। मतलब द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसने क्या किया था? जो रोज़मर्रा की रूटीन की जो चहल पहल होती थी उसको एक साधारण सी शांति में बदल दिया, एक स्थिरता में बदल दिया। जो भाग दौड़, बच्चे यहाँ पे दौड़ लगा रहे कुछ भी, तो उसको एक शांति में बदल दिया ऑर्डर के कारण। भाई कुछ भी हो, अगर आप किसी घर में रहते हैं और कल से कहा जाए कि अब इस घर में जो है आपको नहीं रहना है, या कहा जाए कि अब अपनी मूल भाषा नहीं बोल पाएंगे, तो स्वाभाविक है थोड़ा चिंता, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। द टीचर एम हैमिल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस। मतलब जो है, जो टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दयालु हो गए हैं, और वह अपने लेसन को जो है, अपने पाठ को जो है बड़े धैर्य के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास, और आज वो देख रहा है कि बच्चे भी बड़े अटेंटिव हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं बच्चे भी। स्टूडेंट्स आर मोर अटेंटिव, मतलब टीचर सिंपैथेटिक हो गया, पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं, और बच्चे अटेंटिव हो गए। 3 शब्द इसमें थोड़े से कठिन है और कुछ भी नहीं है। द विलेजर्स गांव वाले, who were sitting at the usual empty back benches and had come to show their respect and gratitude to M. Hamill, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो गांव वाले होते हैं वो पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे, जो अक्सर खाली पड़ी रहती थी, उन बेंचों पर वह बैठे हुए थे, और अपना जो एंड रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, और अपना वो रिस्पेक्ट मतलब अपना सम्मान, और अपना ग्रेटिट्यूड और अपना एहसान, वो मिस्टर हैमिल जो सर हैं, एम हैमिल के प्रति प्रदर्शित कर रहे थे, दिखा रहे थे अपना सम्मान। रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। रिग्रेटेड, इस बात के लिए वो पछता भी रहे थे। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। इस बात के लिए वो पछता भी रहे थे कि वो स्कूल उतना नहीं गए जितना वो जा सकते थे। रिग्रेटेड, देखो कितना अच्छा लिखा है, रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड, ठीक है, जितना वो जा सकते थे उतना वो नहीं गए। द ऑर्डर ऑल्सो ब्राउट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। और जो आदेश है उसने लोगों की भावनाओं में एक बड़ा बदलाव किया, ठीक है। अब कैसे? टुवर्ड देयर कंट्री, अपने देश के प्रति और अपनी भाषा के प्रति लोगों में की जो फीलिंग है वो बदल रही है, ठीक है। उसने अपने लोगों की, क्या रहता है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती तब हम समझते नहीं यार बहुत कुछ था, ठीक है। तो वही बात है कि पहले लोग अपने देश की कदर नहीं करते, अपनी भाषा की कदर नहीं करते, और एक समय बाद जब वो विलुप्ति की कगार पे हो जाती, या वो किसी के द्वारा छीन ली जाती है, या कोई कब्जा कर लेता, तब लगता है कि हमारी अपनी धरोहर कितनी अच्छी है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे जो कह रहे हैं
The order also brought about a great change in the feeling of the people toward their country and their native language. हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी क्षेत्रीय भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है नेटिव लैंग्वेज, उसके प्रति लोगों में उनकी जो फीलिंग है वो बदल रही है. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easy accessible. और ये कह रहे हैं इस बात के लिए इनको खेद है और पछतावा है कि वह इतनी अच्छी भाषा को नहीं सीख पाए जो कि इजीली एक्सेसिबल, जो उनकी सरलता से उनकी पहुंच में थी. इस बात के लिए वो पछता रहे हैं. इस बात के लिए उनके अंदर एक सैडनेस है, उनके अंदर एक जनरल दुख है, जनरल सैडनेस है कि वो इस अवसर का, इस अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ नहीं ले पाए. जो भाषा उनकी पहुंच में थी आसानी से वो उसको नहीं सीख पाए. जैसे आप हैं, विद्यार्थी जीवन में आप नहीं पढ़ेंगे, 100% 100% लिख के दे रहे हैं, आप बहुत पछताओगे. आप कहोगे यार हमें पढ़ लेना था, क्योंकि आपके पिताजी लोग भी यही कहते हैं कि यार हमने नहीं पढ़ा तो आज वो पछता रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज. हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, फ्रांस की फीलिंग जो है किस प्रकार से एम हैमेल और स्कूल के लिए बदल गई. पहले तो ऐसे स्कूल बहुत बुरा लगता था, वो स्कूल जाने से चिढ़ता था, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था. अब देखो उसकी फीलिंग कैसे बदली, तो अपन देखो आंसर देखते हैं. फ्रांस वाज शॉक्ड व्हेन एम हैमेल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वाज लास्ट फ्रेंच लेसन. फ्रांस वाज शॉक्ड, फ्रांस इस बात से शॉक्ड हो जाता है जब एम हैमेल यह बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब बर्लिन एंड इट वाज, फ्रांस इस बात को सुनकर स्तब्ध हो जाता है जब उसे एम हैमेल बताते हैं कि यह उनका आखिरी लेसन है और उनके लिए बर्लिन से आदेश आया है कि अब यह उनका आखिरी लेसन है. और इस बात को सुन के फ्रांस क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है. जिसमें जो मुख्य है वो यही है, फ्रांस शॉक्ड हो जाता है. क्या, फ्रांस वाज शॉक्ड व्हेन एम हैमेल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. और जो एम हैमेल हैं वो कह देते हैं कि भैया ये तो लास्ट लेसन है, बर्लिन से आदेश आ गया है. ठीक है. तो जो है सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं, विशेष रूप से फ्रांस. ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस. वह अपने टीचर के रूलर को और उनके जो क्रैंकी नेचर, उनके थोड़े से तेज स्वभाव को वो भूल जाता है. He developed a fondness for Mr. M. Hamel at the troubling idea of being separated from him forever. मतलब वो क्या करता है, यहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, एक बार और पढ़ देते हैं. ठीक है. He developed a fondness मतलब एक प्यार, fondness मतलब होता है प्यार या चाह. He developed a fondness for M. Hamel. वह M. Hamel के लिए एक प्यार या fondness विकसित कर लेता है, अपना स्नेह विकसित कर लेता है. द ट्रैवलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर. मतलब ये जो दुख भरा आइडिया है, दुख भरा जो आइडिया है उसको कि हम मिस्टर एम हैमेल से अलग होने का, सेपरेट होने का जो आइडिया है, ये उसे बुरा लगता है. इस कारण से वो उनके प्रति एक अपना लव उसके अंदर आ जाता है, उमड़ जाता है, उनके प्रति स्नेह उमड़ जाता है. ही अंडरस्टूड, अब यहाँ से पढ़ेंगे अपन, यहाँ से. ही अंडरस्टूड द पेन एंड agony his teacher was undergoing. He understood the pain and agony. वह उस दर्द को, उस एगोनी, उस मनोभाव को भी महसूस करता है जिससे उसके टीचर गुजर रहे थे. क्योंकि सेम फीलिंग सबको छोड़ के जाना है, तो जो टीचर उसके जिस मनोभाव से गुजर रहे थे वह भी ये फील करता है फ्रांस. एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर. और वह अपने टीचर के प्रति और ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाता है और ज़्यादा उसके अंदर सहानुभूति आ जाती है अपने शिक्षक के प्रति. सहानुभूति एक प्रकार का दया टाइप का भाव होता है, लेकिन दया अलग चीज़ होती है, सहानुभूति में थोड़ा सा अंतर है, कभी बताएंगे. फिर उसके बाद और है, हिज स्कूल टू नाउ कैरीड ए डिफरेंट मीनिंग. His books and lessons seemed old friend. अब उसका जो है कह रहा है कि his school too now carried a different meaning.
मतलब उसके स्कूल के भी नाउ कई मतलब निकल रहे थे। हिज बुक एंड लेसन सीम्ड ओल्ड फ्रेंड whom he couldn't give up। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि उसकी जो किताबें हैं और उसका स्कूल है वो सभी चीज़ें उसे कैसी लग रही हैं, उसके पुराने मित्र लग रहे हैं। whom he couldn't give up, जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकता था या छोड़ना चाहता था। he realized with pain how much French meant to him and regretted not being attentive in his classes। He realized with pain how much French meant to him। अब वो यहाँ पे उसे एहसास होता है कि ये भाषा उसके लिए कितनी काम की थी, कितनी अच्छी थी। Regretted not being attentive, इस बात के लिए वो regretted है। regretted मतलब जानते हो क्या होता है? regretted मतलब होता है दुखी होना या उसे खेद प्रकट करना। तो he realized with pain how much French meant to him, फ्रेंच उसके लिए कितनी काम की थी, कितने मतलब की थी। और एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लास, और उनकी क्लास में अटेंड ना होने के लिए वो खेद भी व्यक्त कर रहा है। पहले सडनली ही फेल्ट दैट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफ़िकल्ट। अब उसे एहसास, वो महसूस करता है कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं वो वास्तव में डिफ़िकल्ट नहीं होते। नेवर एक्चुअली बी डिफ़िकल्ट, वो कभी डिफ़िकल्ट हुए ही नहीं। अब जैसे एक और है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज द हाउ द प्रेसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शो यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। तो इसका थोड़ा सा ये है कि अब देख लें, थोड़ा पढ़ लें फास्ट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है नहीं। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, इस स्टोरी में लोगों को अचानक से इस बात का एहसास होता है कि उनकी भाषा कितनी कीमती है। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन, आपको क्या लगता है, आप क्या, ये ऐसा क्यों होता है? तो उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन द क्लास। ठीक है, विलेजर्स इन द क्लास, प्रेजेंस तो क्या है, द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द स्कूल। वो कह रहा है कि सराउंडिंग, जो बुलेटिन बोर्ड के सराउंडिंग की जो भीड़ है और उपस्थिति गांव वालों की स्कूल में, द साइलेंस इन प्लेस ऑफ द रूटीन हसल बसल ऑफ द स्कूल, द emotions that gripped M. Hamel and Franz, representing that of the teachers and the student community respectively were all the indicators of the realizations of the importance of their language to them। मतलब वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़, स्कूल में गांव वालों का आना, मिस्टर हैमिल की शांति और उसकी खुद की शांति और सब लोगों के एक मन में आने वाली सिंपैथी, इस बात के संकेत हैं, इंडिकेशन है कि लोगों को अपनी भाषा के प्रति एकदम से लगाव हो गया। इन द स्टोरी द एम हैमिल सेज दैट द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समबडी और समथिंग इन देयर लाइफ्स वेरी ऑफन व्हेन इट इज़ लॉस्ट टू देम। और हम भी यही कह रहे थे, किसी भी बात, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का महत्व तभी समझ में आता है जब वो आपसे दूर हो जाता है। ठीक है, और हमेशा के लिए। सिमिलरिटी इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट द मेड द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, और दैट मेड, और जो बर्लिन का जो ऑर्डर था उसने लोगों को अपनी भाषा के प्रति इस बात का एहसास करा दिया कि आपकी भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये दिया है कि ये भी मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता। व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। मतलब ये है कि अगर जब लोग अगर इंस्लेव होते हैं, गुलाम होते हैं, तो जब तक वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं उनको लोग गुलाम नहीं बना सकते, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। क्या आपको लगता है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री वेयर द कन्क्वायर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम them or had a language imposed on them। ठीक है,
तो क्या ये कह रहे हैं इतिहास से कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हो कि जब लोगों को गुलाम बनाया गया हो, उन पर अपनी भाषा थोप दी गई हो, या वो अपनी भाषा के दम पर बच गए हों? तो मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानता, इसलिए अब इसे हम यहीं समाप्त कर देते हैं। आपको लगे तो और पढ़ लेना, ठीक है। चलो इनफ, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, द लास्ट लेसन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम